जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और साइंस की क्लास के अंदर जो आपको डेली दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। देखिए, डेली अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, हमारी धाकड़ सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस सीरीज को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दिया करो। 15/15 नंबर दिलाने साइंस में हर सब्जेक्ट में जो भी आप धाकड़ सीरीज से कर रहे हैं, आपके नंबर पक्के 100% आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अगर आप ईमानदारी से डेली क्लास के रिवीजन के साथ में डेली कॉपी में अगर आप क्वेश्चन को नोट्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर आप कंप्लीट PDF हरियाणा ग्रुप डी के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। 230 रुपीज PYQ, ओनली PYQ का ऑल सब्जेक्ट का 230 रुपीज प्राइस रहेगा विद हरियाणा करंट अफेयर्स। तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, एविले शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड इनसोल्युबल? देखिए, एविले एक सिंपल सी बात है। एविले का मतलब जो इनसोल्युबल होता है, अघुलनशील। आपने पढ़ा होगा 5th-6th क्लास के अंदर कि जो पदार्थ घुल जाते हैं उसको घुलनशील बोलते हैं, जो अच्छी तरह से घुल नहीं पाते हैं जल के अंदर उनको इनसोल्युबल बोलते हैं। अविलेज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, इनसोल्युबल हो जाएगा। कुछ पदार्थ हैं जो जल के साथ में मिश्रित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जो नहीं घुलते उनको अघुलनशील बोलते हैं। नेक्स्ट, अविलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। इनसोल्युबल सब्सटेंस क्या जल में आसानी से घुल जाते हैं? गलत है। ये तो घुलते नहीं है। काफी समय तक विलोडित करने पर, डिजोल्व आफ्टर स्टीयरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये घुलते ही नहीं है। अविलेय का मतलब जो घुलते नहीं है, चाहे लॉन्ग टाइम तक रखो चाहे कभी तक रखो। जल के साथ मिश्रित नहीं होते, ये बिल्कुल सही है। डज नॉट मिक्स विद वाटर, जल के साथ में मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विलेय पदार्थ का उदाहरण है? विलेय पदार्थ कौन से होते हैं? जो आसानी से जल के अंदर घुल जाते हैं। आपने कुछ पदार्थ देखे होंगे, चीनी है, नमक है, या कोई भी चाक का पाउडर है, बालू रेत है, लकड़ी का बुरादा है, उनको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी एक गिलास ले लीजिए, कांच का हो, स्टील का हो, उसमें पानी डालिए और कुछ उसमें चीनी डालिए, दूसरे में नमक डालिए, यानी कि अलग अलग चीजों में उनको डालते जाइए। किसी में चीनी डाल दिया, किसी में बुरादा डाल दिया, किसी में चाक का पाउडर डाल दिया, ठीक है। और चम्मच से उनको हिला दीजिए और कुछ टाइम तक आपको वेट करना है। तो आपको लगेगा कि कुछ पदार्थ पानी के अंदर घुल गए हैं और कुछ नहीं घुले हैं, ठीक है। तो नमक पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक है, चीनी घुल जाती है, वॉशिंग पाउडर घुल जाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुछ चीजें हैं, रेत है, लकड़ी का बुरादा, ये नहीं घुल पाएंगे, पानी के नीचे जाके बैठ जाएंगे, बुरादा ऊपर तैरेगा। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, दुर्लभ पेशियों व काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से आती है? इसने पूछा है कि दुर्लभ जो पेशियां हैं और उनमें काम करने की, देखिए क्वेश्चन बीच में कहीं ना कहीं यहाँ से गलत आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कल हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया था, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दुर्लभ पेशियों व काम करने की ऊर्जा में जो कमी है वो कौन से विटामिन की कमी से आती है? आपकी जो पेशी हो क्या हो जाती है? दुर्लभ हो जाती है। आपकी जो मसल्स हैं, लैक ऑफ एनर्जी आपके अंदर हो जाती है। तो कौन सा रहेगा? विटामिन B1, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कल हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? सभी तरल जल में मिश्रित हो जाते हैं। ऑल लिक्विड्स आर मिसिबल विद वाटर। क्या ये कथन सही है? क्या सभी के सभी जो तरल पदार्थ हैं मिश्रित हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई। कुछ तरल पदार्थ हैं जो जल में पूरी तरह से सोलुबल है, मिश्रित हैं, और कुछ द्रव, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, वो अलग ही परत बना लेते हैं। जैसे आप पानी के अंदर अगर तेल डालोगे तो मिश्रित नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होती है। क्या गैस जो है जल में घुलनशील होती है? देखिए, कुछ गैसें हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। कैसे? जैसे ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन भी एक गैस है, आपके अंदर जाती है, वो आपके शरीर में पानी है उसमें घुल जाती है। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है।
उपयुक्त में गलत कौन सा कथन है? तो इसने पूछा गलत कथन कौन सा है, क्या पहला गलत है या दोनों गलत है, क्या ओनली सेकंड गलत है? इसमें यही पूछा ना कि कौन सा उपयुक्त में से कौन सा, कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि कुछ गैसें नहीं है। ठीक है, जल में कुछ गैसें विलय हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जल में आपके अंदर जाती है तो क्या हो जाती है, वो घुल जाती है। लेकिन गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। गैसेज आर सोल्युबल इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। भाई ये गलत, तो सभी तो गैसें नहीं होती, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल गैस का नाम नहीं दिया कि कौन सी गैस। ठीक है, कौन सी गैस, सभी तरल भी नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होना चाहिए? पूछा गया कौन सा गलत कथन कौन सा, तो दोनों के दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर एक स्पेशल दे देता तो आप मान लेते, कुछ गैसें हैं और कुछ नहीं घुलनशील होती हैं पानी के अंदर। निम्नलिखित में से सही कौन सा विकल्प है? सही विकल्प आपको बताना है। कैरोसिन तेल क्या जल में विलय है? कैरोसिन ऑयल इज सोल्युबल इन वाटर। शहद जल में विलय है, हनी इज सोल्युबल इन वाटर। तो सही कथन कौन सा? देखिए, आप कोई भी एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर पानी ले लीजिए। जब आप उसके अंदर कैरोसिन तेल डालोगे, कुछ पदार्थ हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और कुछ डूब जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने तालाब देखा होगा, तालाब के अंदर जब कोई सूखी पत्ती, जो पत्तियां होती है पेड़ की जो सूखी हुई होती हैं, या एक कंकड़ जो होता है, ठीक है, जब आप सूखी पत्ती उस तालाब में फेंकोगे और कंकड़ फेंकोगे, ठीक है, तो क्या होते हैं, सूखी पत्ती तो तैरेंगी और कंकड़ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है वो तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन जो शहद है वो पानी में घुलनशील होता है। लेकिन ये भी जो शहद है, जो हनी है, वो भी एक टेम्परेचर के ऊपर, पानी का कितना टेम्परेचर है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठंडा ज्यादा रहेगा तो नहीं घुलनशील होगा। तो आप सेकंड ऑप्शन लगा सकते हो, ये सेकंड सही है, पहला गलत है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, सरसों का तेल क्या जल में विलय है? गलत बताना है। नींबू का रस जल में अविलेय है। देखिए, सिरका हो गया, नींबू हो गया, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है, उनको आप एक साथ में ले लीजिए और गिलास ले लीजिए पानी का, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें ये सब मिला दीजिए, नींबू का रस मिला दीजिए। तो क्या नींबू का रस घुलनशील नहीं है पानी के अंदर? तो वो तो घुलनशील है, लेकिन ये क्या बोला कि अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अविलेय नहीं है, वो तो विलेय है। ठीक है, सरसों का तेल क्या जल में विलेय है? ये भी गलत है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इज सोल्युबल इन वाटर, बिल्कुल नहीं है। दोनों कथन इसके अंदर गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उन पदार्थ या सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाती है। सबस्टांसेस और मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। क्या उनको ओपेक कहा जाता है? ये तो सही है भाई, अपारदर्शी वस्तुओं को देखा जा सकता है। असत्य कथन की पहचान करनी है। उन पदार्थ या सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी तो गलत हो गया भाई, पहला तो गलत हो जाएगा कथन इसके अंदर। जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो सही है। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वो चीजें होती है जिनसे आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, आर पार नहीं देख सकते। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उनको आप पारभासी कहते हैं, यानी कि ट्रांसकुलेंट। उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसकुलेंट बोलते हैं, पारभासी नहीं कहलाती है। ये क्या बोला? पारभासी नहीं कहलाती। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से पारभासी नहीं कहलाती, ये बिल्कुल सही है। जिनसे आप देख सकते हैं उनको आप पारदर्शी चीज कहते हैं, जिनसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो पारभासी नहीं कहलाती हैं, ये भी सही है। पारभासी नहीं कहलाती जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा? पहला इसके अंदर असत्य कथन है, क्योंकि अपारदर्शी जो है आप उनसे आर पार नहीं देख सकते उन चीजों को। ठीक है, उन चीजों को आप आर पार नहीं दे सकते हैं। पारदर्शी किसके कहते हैं? जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख सकते हैं।
ठीक है। परंतु स्पष्ट रूप से पारभासी नहीं कहलाती ऐसे पदार्थ जिनके होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, ऐसा लिखना चाहिए था, परंतु स्पष्ट रूप से। मेटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट आर नोट क्लियरली, ऐसा लिखा है भाई। ऐसे पदार्थ जिनसे आप वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, वो पारभासी नहीं कहलाती है, ठीक है। बट नोट क्लियरली ट्रांसपेरेंट आर कॉल्ड, यहाँ पे गलत लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, उनको पारभासी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पारभासी अपारदर्शी और पारदर्शी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट वो चीजें होती हैं आप उनसे देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे आपके पास एक कागज है, कागज के ऊपर तेल लगा दोगे मान के चलो, ठीक है, तो आप उनसे थोड़ा थोड़ा, बल्लभ है कोई, उस कागज को जब तेल में जो आपने डुबोया है बल्लभ के पास में लेके जाओगे तो आपको बल्लभ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांसकुलेंट बोलोगे, स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, ठीक है। और जिनसे आप देख सकते हैं उनको पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिनसे आप आर पार नहीं देख सकते उसको ओपेक कहते हैं। तो पहला इसके अंदर गलत है, बाकी तीनों कथन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, वही तो पारदर्शी कहलाते हैं, वही तो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। आपने शीशा देखा होगा, शीशे के आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, एक एक वस्तु दूसरी वस्तु को ऐसे आप देख सकते हैं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। क्लियर, स्पष्ट हो गया। ट्रांसकुलेंट मैंने आपको बताया, स्पष्ट देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। और अपारदर्शी, ओपेक उसको बोलते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते आर पार। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है इसमें से, मैंने आपको बताया पारभासी यानी कि ट्रांसकुलेंट, जिनसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। मोटी लकड़ी और तैलीय कागज, देखो मैंने अभी बताया आपको ऑयल्ड पेपर, भाई आप एक पेपर ले लो और ऑयल में उसको डुबो और निकालोगे ना, ऐसे आंखों के पास में लाके देखोगे आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। फोगी गिलास, जैसे आपके पास कांच, विंडो के ऊपर अगर फोग आ जाए, जब सर्दी होती है फोग आ जाता है तो आप उससे धुंधला धुंधला दिखता है। डर्टी वाटर, कोई गंदा पानी है तो उसमें भी आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। लेकिन मोटी लकड़ी से तो आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते, ये तो ओपेक है, ये तो अपारदर्शी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे पारभासी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, मक्खन का पेपर क्या है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आ गया। मक्खन, मक्खन का मीन्स भाई कोई पेपर ले लो और उसको मक्खन में, घी में डुबो दो, जब आप उसको निकालोगे और जब आप उससे देखोगे तो कैसा है, वो पारभासी है, उसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसकुलेंट। तो ट्रांसपेरेंट तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ओपेक जिसे आप देख ही नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना, सही कथन। गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ये विधि वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मेथड है, सिलेक्शन मेथड। और दूध का पाश्चुकरण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। गेहूं के दोनों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन, द मिक्सचर ऑफ व्हाइट फ्लोर एंड व्हाइट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड सिलेक्शन मेथड। क्या गेहूं के दानों को और गेहूं के आटे का मिश्रण, भाई मैंने एक आपको गेहूं का आटा दे दिया और एक आपको मिश्रण दे दिया, ठीक है, और मैं आपको बोलूं उनको क्या आप हाथ से अलग कर सकते हैं, हस्तचयन विधि यानी कि हैंड सिलेक्शन मेथड, बिल्कुल कर सकते हो। गेहूं के दाने को हाथ से अलग अलग कर सकते हो आटे में से, ये तो कथन सही है, ठीक है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय सेपरेशन मेथड। मैंने आपको तेल का और पानी का कुछ मिश्रण दे दिया, मैं आपको बोले इसमें से आपको अलग करना है, तेल को अलग करना है और पानी को अलग करना है, बिल्कुल एक मेथड होता है पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड, आप अलग कर सकते हो। फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग द पार्टिकल्स ऑफ द हस्क आर कैरिड बाय द विंड फॉर ए ग्रेटर डिस्टेंस। जैसे आपने देखा होगा जब आप गेहूं के अंदर कुछ भूसा आ जाता है तो आप फैन के आगे उस गेहूं को क्या करते हो भाई, फैन के आगे यानी कि भूसा अलग निकल जाता है और गेहूं अलग निकल जाती है, तो यही तो होता है फटकने की प्रक्रिया। तो उपरोक्त सभी सभी कथन इसके अंदर सही है, कोई भी कथन इसके अंदर गलत नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है, सिलेक्शन मेथड जो है कब कन्वीनियंट होता है, जब अशुद्धियां ज्यादा हों, जब कोई पदार्थ है जब उसके अंदर अशुद्धियां अधिक हों,
व्हेन द इम्प्योर्स आर हाई। भाई मैं आपको बोलूं, हाथ से आपको, जैसे मैंने आपको बताया था आटा है और गेहूं है, तो उसको आसानी से अलग कर सकते हो, उसके अंदर ज्यादा अशुद्धियां नहीं है। जब अशुद्धियां कम होंगी, भाई ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इम्प्योरिटी कम होगी, अशुद्धि कम होगी, तभी हस्तचयन विधि सुविधाजनक होती है। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, भूसा दे दूं और भूसे में ऐसे कुछ कुछ मिला दूं और मैं आपको बोलूं इसको हाथ से अलग करो, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब उसके अंदर अशुद्धियां कम होंगी तभी वो सुविधाजनक होती है, अदरवाइज वो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जब आप गेहूं निकालते हो खेतों से, चावल निकालते हो, तो उसमें कुछ मिट्टी या पत्थर के कण आ जाते हैं। और आपने घर में अपनी माता को या अपनी दादी जी को देखा होगा, छाछ जो रहता है ना अपने, और छाछ में जब वो उसको अलग करते हैं तो कंकड़ अलग निकल जाता है, वो भी एक हाथ की विधि, हाथ से भी चुभते हैं उसको। तो हस्तचयन विधि से उसको अलग किया जा सकता है, हैंड सिलेक्शन मेथड से उसको अलग किया जा सकता है। ना थ्रेसिंग, ना एरोडाइट रहेगा और ना कंडक्शन रहेगा। नेक्स्ट, सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाती है, सिलेक्शन मेथड, हैंड सिलेक्शन मेथड, थ्रेसिंग, एरोडाइट या कंडक्शन। ये सूखे पौधे हो गए। ठीक है, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए, गेहूं हो गया, गेहूं जब सूख जाती है, ये कपास हो गई, जो भी चीज, गेहूं हो गया, चावल हो गई, जब वो उसकी डंडियां जब सूख जाती हैं तो उसको अनाज से, अनाज अलग करना है, भाई हाथ से तो नहीं करते हो, आप थ्रेसिंग का यूज करते हो, थ्रेसर लेकर आते हो, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि थ्रेसिंग विधि। ठीक है, थ्रेशन विधि। बल्कि जो निस्वापन है, जो यहाँ पे आपको निष्पावन दिख रहा है, पावन वर्ड आ रहा है ना इसके अंदर, एरुडाइट, एरुडाइट किसको बोलते हैं, जो पवन है यानी कि जो एयर है, उसके झोंके के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया ना गेहूं को बरसाते हैं ऐसे फैन लगा के, यानी कि हवा के झोंके से जो मिश्रण है उसके अंदर जो भारी या कुछ भी हल्की हल्के जो भी अशुद्धि है उसको अलग किया जा सकता है, पावन विधि। ठीक है, तो थ्रेसिंग तो क्या हो जाएगा, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि। नेक्स्ट है, सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि। एक मैंने आपको रेत दे दिया और उसमें मैंने लकड़ी का बुरादा मिला दिया, क्या आप उसको हाथ से अलग कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या आप थ्रेसिंग करोगे, क्या थ्रेसर के अंदर डाल दोगे अलग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसको आप क्या बोलोगे, निष्पावन बोलोगे। एरुडाइट विधि से आप उसको अलग कर सकते हैं, एरुडाइट विधि से। ठीक है, मैंने आपको बताया निष्पावन का मतलब होता है एयर, यानी कि वायु के जो झोंका होता है उसके मिश्रण से भारी और जो हल्के जो पृथक है उनको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बताना है गलत कथन इनमें से कौन सा है। ठीक है, गलत कथन बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए, साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग भारी अन्न कणों को अलग करने के लिए करता है, बिल्कुल सही है। आपने गांव में देखा होगा जो किसान है, एक्सप्लूशन, मेथड ऑफ एक्सप्लूशन जिसको बोलते हैं, निष्पावन विधि, सेपरेट हैवी ग्रेन्स। ठीक है, जैसे मैंने आटे वाला बताया था, जैसे मैंने गेहूं वाला बताया था, गेहूं में जब आप गेहूं निकालते हो तो उसके अंदर कुछ भूसा आ जाता है या कुछ मिट्टी के कण भी आ जाते हैं, उसके अंदर मिट्टी भी आ जाती है। तो आप देखते हो कि हवा किस साइड से आ रही है, तो आप खड़े हो जाओगे और उसको या किसी भी बाल्टी में या किसी भी तसले में गेहूं को लोगे और ऐसे बरसाओगे ऊपर से, तो हवा जिधर से आएगी वो अलग हो जाएगी और गेहूं वहीं पे रह जाएगी, और जो उसके अंदर जो भी हल्की चीजें हैं वो एक साइड में निकल जाएंगी। तो ये तो सही है कथन। इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों में कर सकता है, क्या ये सही है। द फार्मर कैन यूज द प्योर मटेरियल प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ अदर पर्पज, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपके गेहूं से जो भी भूसा निकलेगा उससे आप भैंसों के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों के दोनों कथन इसके अंदर क्या है, सही है। नेक्स्ट,
किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट हैवी एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर बाय गस्ट ऑफ एयर? अभी मैंने आपको बताया था एरोडाइट यानी कि निष्पावन विधि। नेक्स्ट, पृथक्करण की विधि में कौन कौन सी विधि शामिल है? द मेथड ऑफ सेपरेशन, कितने प्रकार के मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं? हैंड सिलेक्शन मेथड यानी कि हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग, एरोडाइट, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा पहले बैलों की मदद से भी थ्रेसिंग का कार्य किया जाता था, बैलों की मदद से भी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हस्तचयन विधि कौन सी, थ्रेसिंग कौन सी, निष्पावन कौन सी है। पत्थर डांडिया और भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं, ठीक है, किस विधि से उनको अलग किया जा सकता है? देखो मैंने आपको बताया गेहूं के अंदर कई बार पत्थर कंकड़ भी होते हैं, कुछ डंडी, छोटी मोटी डंडी भी रह जाती है, उसके अंदर भूसा भी रह जाता है। आपने निष्पावन भी कर लिया, उसका एरोडाइट विधि भी अपना ली, एरोडाइट मेथड भी अपना लिया, और आपने थ्रेसिंग भी कर ली, लेकिन उसके दौरान भी उसमें कुछ पत्थर रह जाते हैं, कुछ डंडियां रह जाती है, कुछ भूसा रह जाता है। तो उसको कौन सी विधि से, कौन से मेथड से अलग करोगे? उसे हम करेंगे चालन विधि से, यानी कि कंडक्शन मेथड से हम उसको दूर करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंडक्शन से आप बोल सकते हैं जैसे आपने गेहूं डाल दिया, गेहूं पानी में डाल दोगे, पानी जो भी चीजें हैं गंदगी वो क्या आ जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी, या जो भी मिट्टी घुल जाएगी पानी में घुल जाएगी, वो अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो कंडक्शन मेथड आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थ के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड मेनली टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड विद डिफरेंसेस इन साइज, जो जिनका साइज के अंदर डिफरेंस है, तो उसको भी आप किससे करोगे? कंडक्शन मेथड से करोगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है, निस्यंदक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? मोटी लकड़ी का, मोटा कागज का, सामान्य पेपर का, या फिल्टर पेपर का? भाई फिल्टर पेपर का करते हो। ठीक है, जब जल भी गंदा हो जाता है, जल के अंदर अशुद्धि हो जाती है, तो उसे आप क्या करते हो? फिल्टर, एक पेपर आता है ना, फिल्टर पेपर आता है, एक फिल्टर आप बोलते हो, उसके माध्यम से ही आरओ का आप पानी पीते हो, फिल्टर होके आता है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो क्या आ जाएगा? फिल्टर पेपर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। When water is added to the mixture, भाई कोई मिक्सचर आपके पास, जब उसके अंदर आप वाटर ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे, सीटिंग एट द बॉटम ऑफ द हैवी इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड डिस्पोजल, यानी कि कुछ जो हैवी चीजें हैं तो नीचे बैठ जाएंगी, और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला कि क्या, उसको डिस्पोजल बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डिस्पोजल बोला जाता है। देखिए मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अव्यय है उसको मिश्रण, उसको इसने बोला कि मिश्रण बोला जाता है, उसको मिश्रण नहीं बोला जाता है, उसको अवसादन बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अवसादन, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सेडिमेंटेशन। भाई सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको, जब आप किसी मिक्सचर में पानी डालोगे और जो भारी चीजें वो नीचे बैठ जाएंगी, उसको सेडिमेंटेशन बोलोगे आप, हिंदी में उसको अवसादन बोलोगे, अवसादन। आप उसको डिस्पोजल नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही कथन इसके अंदर सही नहीं है। सेकंड भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर विद इम्प्योरिटी विदाउट स्टीयरिंग द डिप्रेस्ड मिक्सचर इज कॉल्ड डिस्पोजल, ये सही है। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल और जल के मिश्रण को अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, मिक्सिंग मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये भी सही है, और ए ऑप्शन इसके अंदर गलत है। तो कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। नेक्स्ट है, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में कौन सी विधि ज्यादा अच्छी होगी? भाई चाय है आपके पास, चाय जब आप निकालते हो बागानों से तो उसके अंदर पत्तियां भी आ जाती हैं। ठीक है, पत्तियां भी आ जाती हैं, तो कौन सी विधि से चाय और पत्ती को अलग करोगे? फिल्ट्रेशन मेथड से करोगे, निस्यंदन विधि। भाई अवसादन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन थोड़ी करोगे, पानी के अंदर थोड़ी डालोगे उसको, ना उसको डिस्पोजल करोगे ना इवेपोरेट करोगे, उसको आप निस्यंदन करोगे, उसको आप
फिल्ट्रेशन करोगे, यानी कि जिसको आप छलनी बोलते हैं, छलनी कर लोगे इसको, ठीक है, छलनी, छानते हैं, फिल्टर करोगे इसको। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? तेल और जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। ये तो गलत है भाई, ठीक है, गलत है। निस्यंदन विधि से अलग किया जा, केवल बोला इसने, केवल निस्यंदन विधि से, ठीक है, केवल निस्यंदन विधि से, केवल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सकता है नहीं, उसको आप डिस्पोजल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। केवल ये एक ही मेथड नहीं है पानी और जल, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने का। तेल और जल के मिश्रण को अवसादन और निस्तारण विधि से अलग करना ज्यादा अच्छा विकल्प है, ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो कौन सा? ये वाला, ठीक है। कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है? नहीं कथन बताना है कि कौन सा, तो पहला ही सही नहीं है इसके अंदर, दूसरा सही है, क्योंकि तेल और जल के मिश्रण को आप अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन और निस्तारण विधि यानी कि डिस्पोजल, इन दोनों विधि से अच्छा माना जाता है तेल और जल के मिश्रण को अलग करना, ना कि निस्यंदन। एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकता है? विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू मेक ए रोड वाटर पोर्टेबल? पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी? अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस, या साल्वेज प्रोसेस यानी कि निस्तारण, या फिल्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि जिसको आप निस्यादन बोलोगे। तो कौन सा कथन इसके अंदर सही हो सकता है? भाई तीनों के तीनों मेथड अपना सकते हो, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गंदा, पंकित होता है जो गंदा जल होता है, उसको पीने योग्य बनाने के लिए अवसादन, निस्तारण और निष्पादन, तीनों प्रक्रिया इसके लिए अच्छी रहती है, ठीक है। और पानी के अंदर जो अशुद्धि होती है, जो इम्प्योरिटी होती है, उसको हटाने का ये क्या करती है? काम करती है, उसके अंदर मदद करती है। निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं हो सकता? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं और इसके अंदर आप कंफ्यूज होते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी यूज द फिल्ट्रेशन मेथड? फिल्ट्रेशन मेथड आप इनमें से कौन से विकल्प में यूज नहीं कर सकते हो? घर पर पनीर बनाने में फिल्ट्रेशन मेथड बिल्कुल, क्योंकि दूध रहता है और पनीर रहता है, जब मिक्स रहता है तो उसको आप फिल्टर छानते हो, उसको पनीर अलग हो जाता है और वो जो पानी जो मिक्सचर है दूध का वो अलग निकल जाता है, ये तो सही है। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने में भी फिल्ट्रेशन मेथड, ये भी सही है। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, ये भी सही है। मिश्रण से जल एवं नमक को अलग करने में, ये ऑप्शन इसके अंदर जो है विकल्प नहीं हो सकता है, ठीक है। नमक और पानी को अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इवेपोरेशन करना पड़ेगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिसको आप बोलते हैं, इस विधि का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो वाष्प होके भाप बन के उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा, तो इवेपोरेशन विधि का यूज करोगे। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग करोगे? मैंने अभी आपको बताया इवेपोरेशन विधि। इवेपोरेशन विधि, जब आप पानी को गर्म करोगे, पानी और जो नमक का घोल है उसको गर्म करोगे, तो पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, तो इवेपोरेशन मेथड। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उसमें भी वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी इवेपोरेशन मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों? जो समुद्र का जल होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, बहुत सारे लवण उसके अंदर मिश्रित होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर नमक भी होता है, ठीक है, नमक भी होता है। तो आपने देखा होगा गुजरात कच्छ के अंदर बहुत नमक निकाला जाता है, वहां के फार्मर किसान खेती करते हैं नमक निकालने की, ठीक है। तो जो समुद्र का जल है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, खेत बनाए जाते हैं, उसके अंदर डाल दिया जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश उस जल के ऊपर पड़ेगा तो जल वो क्या हो गया? गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो जल उड़ जाएगा, यानी कि पानी उड़ जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी पानी की, और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद जब उस जल को ऐसे ही खुला छोड़ा जाएगा, जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो उसके अंदर जो सॉलिड जो मिनरल्स हैं, जो लवण है वो रह जाएंगे, और वही क्या है? वही हमारा साधारण नमक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन।
नेक्स्ट है, नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग अलग करने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी विधि? कंडेंसेशन विधि से, संघनन विधि से, जल, नमक, रेत और जल इन तीनों का मिश्रण है, ठीक है, तो उसको आप कंडेंसेशन विधि से अलग कर सकते हो, डिस्पोजल विधि से, इवेपोरेशन से और डिस्चार्ज यानी कि निस्यंदन, सभी विधि आप उनके अंदर उपयोग कर सकते हो अगर इन तीनों का मिश्रण है। तो डी ऑप्शन, क्योंकि नमक भी है, रेत भी है और जल भी है। अगर नमक और जल होता तो मैं इनको इवेपोरेशन विधि से अलग कर सकता, लेकिन इसने रेत भी मिला दिया, तो कंडेंसेशन, डिस्पोजल, इवेपोरेशन और डिस्चार्ज, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट, नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहेंगे तो यह होना चाहिए, अच्छी तरह हिलाया जाना चाहिए, फिटकरी डालना चाहिए, संतृप्त किया जाना चाहिए यानी कि सैचुरेटेड किया जाना चाहिए, या इनमें से सभी। सबसे पहली बात, मैं आपको एक पानी दे देता हूँ और कुछ नमक दे देता हूँ, पानी आपको 1 गिलास दे देता हूँ और नमक दे देता हूँ 1 किलो, क्या आप उसके अंदर उसको घोल पाओगे? घोलते जाओगे फिर और नमक डालोगे, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब उस पानी के अंदर और ज्यादा नमक नहीं घुल पाएगा। अगर हमें और ज्यादा नमक उसके अंदर घोलना है तो क्या होना चाहिए? उसको संतृप्त किया जाना चाहिए, उसको क्या किया जाना चाहिए? सैचुरेटेड किया जाना चाहिए। नमक की मात्रा को विलयन बनाने के लिए, घुलनशील बनाने के लिए, ठीक है, अगर उसकी ज्यादा मात्रा होगी, उसकी ज्यादा मात्रा होगी तो अधिक मात्रा में जल लेना पड़ेगा हमें, तभी वो उसके अंदर घुल पाएगा, ठीक है, तभी उसके अंदर क्या होगा? घुल पाएगा, जब आप शुड बी सैचुरेटेड उसको करोगे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, ये बात सही है। मान के चलो नमक है आपके पास और पानी है, जब आप उसको गैस पर या स्टोव पे गर्म करने के लिए रखोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो चीज अच्छे से घुलेगी, यानी कि जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा तो उसकी जो घुलनशीलता है, जो उसकी सोल्युबिलिटी है, वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये कथन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तापमान कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है, ये गलत हो जाएगा भाई, विलेयता थोड़ी बढ़ेगी, उसकी विलेयता कम हो जाएगी जैसे जैसे ठंडा होगा वो। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है, सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस रेफर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी सही है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन वाटर, बिल्कुल सही है। तो ये अलग अलग पदार्थों की, कोई जल्दी घुल जाता है, कोई जल्दी नहीं घुलता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी कि इसके अंदर बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता, भी मैंने आपको बताया, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, और ज्यादा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी जो है सब्सटेंस की क्या रहेगी? सोल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी मेरे दोस्तों, सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। मान के चलो आपके पास ठंडा पानी था और आप उसके अंदर नमक मिलाया और मिलाते गए, लेकिन और नमक उसके अंदर अगर नहीं मिल रहा है तो आप उस पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए, और नमक आप उसके अंदर मिला सकते हैं, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधी सी बात है, ये कहलाती संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है। जब जो भाप है, जो वाष्प है, बर्फ से ठंडी की गई प्लेट, मान के चलो बर्फ है, बर्फ आपने एक प्लेट के अंदर रख दी, और जैसे ही वो एक भाप के संपर्क में आएगी, स्टीम के संपर्क में आएगी, तो क्या होगी? वो कंडेंसेट होके लिक्विड यानी कि जल के अंदर बदल जाएगी, और जो प्लेट के नीचे जो बूंद बूंद है वो जल क्या हो जाएगा? कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है, और उसका जल का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। जब आपने कहीं पे देखा होगा
जब आप कोई चीज गर्म करते हो और उसके अंदर ऊपर प्लेट रख देते हो तो क्या होता है, जो वाष्प, गर्म जो वाष्प आती है उस प्लेट के ऊपर आ जाती है और बूंद बूंद पानी की बन जाती है, इनके जो वाष्प पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार जैसे बर्फ है, बर्फ अगर आप किसी प्लेट में किसी गिलास में रखोगे तो उस गिलास के बाहर भी क्या हो जाते हैं, वाष्प आ जाती है, बूंदे बन जाती हैं, यानी कि पानी के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। नेक्स्ट, शाख शाख पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मैं आपको बोलूं भाई ये बताइए इनमें से शाख का पौधा कौन सा है, तो आप कैसे पहचान करोगे उसकी। टू आइडेंटिफाई दी हर्बेक्यूस प्लांट्स वी मस्ट हैव दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शाख के पौधे में ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी शाखा, यानी कि टहनी जो होती है, ब्रांच नहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे झाड़ी है वो शाख के पौधे के अंदर आती है, ठीक है। इनके तने हरे और कोमल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये सामान्यतः विशाल होते हैं, ये गलत है, ये बड़े बड़े नहीं होते। शाख के पौधे छोटे छोटे होते हैं, जैसे झाड़ी होती है, ठीक है। शाख के पौधे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं इनके। और कोमल, इनकी जो टहनी है वो, जो तने हैं वो बिल्कुल कोमल होते हैं, हरे होते हैं, और ज्यादा टहनियां, ज्यादा ब्रांचेज इसके अंदर नहीं होती है। दीज आर यूजुअली स्मॉल, ये ज्यादातर छोटे होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसके अंदर सही रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खरपतवार पौधे होते हैं। खरपतवार किसको बोलते हो, वीड प्लांट्स किसको बोलते हैं, कृषक सहायक पौधा, अनचाहे उगे पौधे, औषधि देने वाले उपयोगी पौधे, एग्रीकल्चर हेल्पर प्लांट, अनवांटेड प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स या यूजफुल प्लांट्स। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। कंप्लीट पीवाईक्यू हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपए में विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के और साथ में मंथली हरियाणा करंट अफेयर्स बीच बीच में आपको करवाई जाती है। डेली सुबह 11 बजे इंडिया जी को, और डेली दोपहर को 2 बजे साइंस की क्लास, और डेली रात को 9 बजे आपको मैथ की लाइव क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।